इसी भाई प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम देख रहे थे फेब मंथ का विजन एज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये जो है हमारा हो चुका है। इकोनॉमी भी ऑलरेडी हैव कवर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे ये रहेगा हमारा सिक्योरिटी पार्ट। इंपॉर्टेंट है इस बार काफी, तो इसे एक अलग से हम एक्सक्लूसिव देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन बेल जो है उस पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाया करें। बहुत बार एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ पता ही नहीं चलता कब आ जाता है। रीजन भी कि आपने पर्सनलाइज्ड पे कर रखा है, और यूट्यूब का एक काम होता है कि जैसे ही आपका चैनल थोड़ा बढ़ने लगे, वो उसके बाद जो है बाकी लोगों को बढ़ावा देने के लिए वो ये काम करते हैं। तो मैं इसको गलत भी नहीं बोलता, लेकिन अब आपका काम है कि आप चेक कर ले और ऑल पे आप क्लिक कर ले। ठीक है, ताकि सारे आ जाया करें। और आगे से अब जो है नेक्स्ट मंथ से आपका ये वीडियो सीधे एक पार्ट में ही आ जाएगा, या मैक्स दो पार्ट में। मीन्स अगर मान लीजिए कि 20 अप्रैल को मैगजीन आ रही है, ठीक है, तो 25 से 27 तक कंप्लीट ये अब हो जाया करेगा। अभी तक हम बैच में बिजी रहते थे, हमने आशा बैच आ रही है तो उसके कारण ये हो नहीं पाता था। बट ये अब विद इन 7 डेज जो है ये कंप्लीट होके आपके पास एक बाद में सिंगल वीडियो में क्लब कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। सिक्योरिटी में हम देखेंगे ये जो आया है रीजनलिज्म। अब हो क्या रहा है कि हर चीज पे एक रीजनलिज्म की बात आ रही है कि ये हमारा एरिया है, हमको इस एरिया से ज्यादा प्यार है। जैसे कि मानिए कि ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ऊपर का इधर तो बनेगा नहीं। तो ये जैसे कि हमारा रहा प्यारा भारत। अब किसी का बोलना है कि नहीं, हमारे लिए जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हम रीजनलिज्म से मान लीजिए खालिस्तान, ठीक है, जो ये सब सोच के साथ आ रहे हैं। किसी का सोचना है कि नहीं ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सोच रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर कश्मीर का एरिया है कि ये एरिया जो है हमारा, तो एक रीजनलिज्म बन रहा है। एक एज अ नेशन जो देश है, जो पहले देखना चाहिए वो चीज जहां जहां नहीं देखी जाए, तो ये चीज बहुत गलत है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात चल रही है। ये वाइस प्रेसिडेंट ने रेज किया कंसर्न फोर्सेस दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अ क्लैश बिटवीन नेशनलिज्म एंड रीजन। नेशन के ऊपर कुछ है, अब रीजन आप टुकड़े हो जाइएगा, बाकी सब देश आके चाइना से लेके जो भी है वो आपको बर्बाद करके चलेगा। छोटे देश, क्या हुआ श्रीलंका का, क्या हुआ यहाँ पे बांग्लादेश का, नेपाल, हर जगह आके वो ऐसे परेशान कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पर आप अपने से अगर आप ये टूटिएगा तो फिर ये पे बहुत दिक्कतें क्रिएट होंगी। ओके, ये आपके जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट करेगा। कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से कुछ गतिविधि हो रही है तो फॉरेन की कंपनीज नहीं आएगी जितना इस बेल्ट में आती है फॉरेन कंपनीज। बट वो बाकी इधर नहीं आती क्योंकि आर्म्ड रेबेलियन है। बट यहाँ पे भी चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो चाहे कुछ भी हो, इससे अगर आप ये सोचिएगा कि नहीं हम हमारा यही होना चाहिए, व्हाई इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश देन देयर इज नो इशू कि यू कैन लर्न समथिंग। यू कैन इवन आस्क अस कि ओके सर व्हाई नॉट यू वांट टू ट्राई फॉर तेलुगु, इट्स ओके। बट यहाँ पर जो कम्युनिकेशन वो उसी वे में होता है कि यूरोप में भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं है। आप समझिए बात को, यूरोप में भी जो स्पेनिश है, डच है, अलग अलग है। बट इंग्लिश क्योंकि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ली गई है। वैसे ही इंडिया में जो है काफी लोग जो है मेनी इंडियंस फ्रॉम साउथ अंडरस्टैंड हिंदी, तो वो भी जो है यहाँ पर चैनल पे है। तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं। तो वही कम्युनिकेशन के लिए आप अपना बिल्कुल संस्कृति रखें, सब कुछ करें, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो ये यहाँ पे ये बात की जा रही है कि यहाँ पे इम्पोज वाला भी नहीं है, यहाँ पे सब आपको ये समझना होगा। ये देखिए, एक हो गया विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन, कि हम हटा दें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हमेशा ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है सिसेशनिज्म, कि मतलब अलग कर देना काट के। सेपरेटिज्म मतलब कि बोडोलैंड हमें अलग चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये खालिस्तान जो देखते हैं मूवमेंट जो पाकिस्तान में होता है कि हमको एक अलग सेपरेट कर दिया जाए सबसे, ठीक है, इससे हमको अलग ही कर दिया जाए, इसमें सेपरेट कर दिया जाए। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, जिसे दिल्ली सरकार बोलती है कि हमको जो है ऑटोनॉमी दो स्टेटहुड को। अब देखिए, अगर कोई अगर मानिए कि जिस तरीके से दिल्ली है उस तरीके से मुंबई होता, बेंगलोर होता, जो बड़ी बड़ी जगह होती, वहां वो अगर स्टेटहुड मांगते भी, अलग अलग होते हैं जैसे आपने देखा आंध्रा तेलंगाना, वो फिर भी ठीक है। अब आप कहिएगा कि कोई पार्टी से रिलेटेड कोई नहीं, देखिए यहाँ पे पहले भी पार्टी आई है, कांग्रेस रही है, बीजेपी आई है, आप पार्टी आई है, सब पार्टीज यहाँ पर आई हैं। आपको समझने वाली बात है कि भारत के जितने भी फॉरेन डायस्पोरा है
मतलब फॉरेन से जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा वगैरह हैं और जो इनके जो ऑफिसेज हैं, मानिए इंडियन एम्बेसी के अलावा, जैसे फॉरेन में इंडियन एम्बेसी होती है, यहाँ पे यूएस एम्बेसी, इसके बाद फ्रांस एम्बेसी, अलग अलग एम्बेसीज, जो पूरी दुनिया की एम्बेसीज जो है वो कहाँ पर है? वो है आपकी दिल्ली में। सारी इंपॉर्टेंट एम्बेसीज कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली सेंटर के अंदर रहना सही है या एक स्टेट के अंदर? अब आप खुद सोच के बताइए, किसके अंदर रहना सही है, स्टेट के अंदर या सेंटर के अंदर? क्योंकि उनका कुछ भी अगर उनके साथ गलत हो गया, कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? पूरा नेशन वाइज पूरे भारत की जिम्मेदारी होगी, तो वो सेंटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, करेक्ट? तो यहाँ पर अगर ये सब ऑटोनॉमी चाहते हैं कि इसको स्टेट की तरह दिया जाए, ये दिया जाए, पुलिस हमारे पास हो जाए, ये प्रॉब्लमेटिक है ना? तो ये जो चीज है यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात की जा रही है कि हमें ऑटोनॉमी, हर जगह ऑटोनॉमी चीज भी सही नहीं है। ओके, तब तो क्योंकि भारत में जब यूनियन भी काम करता है ना, कि अगर कोई कंट्री है वो बोल रही है कि हमको यहाँ पर आपके कंट्री में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम इन्वेस्ट जो है हम करेंगे, सब सपोज करिए केरला में, हमें केरला में करना है, हमें सीसोर चाहिए, हमें स्पीसीज अलग अलग जो है मसाले वगैरह चाहिए हमें केरला में कर। अब यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और इधर क्या है, केरला में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। तो अब ऐसे में क्या होगा, वो मना कर देगी, नहीं नहीं कर सकते, तो ऐसे में फिर देश का डेवलपमेंट रुकेगा। तो इसीलिए सेंटर को पावर दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव यहाँ पे पूछने की भी जरूरत नहीं है। कोई इंटरनेशनल ट्रिटी हो या देश के लिए कुछ अच्छी चीजें हो रही हो, तो वहां पर सेंटर सीधे बोल सकती है कि हाँ ठीक है, जाइए आप केरला में प्लांट लगाइए। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है। ये सब भी जो है, अगर मैंने कहा ऐसा सीधे सेंटर कर सकती है, प्रीलिम्स में एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो हाँ कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजों को दिमाग में लेके चलना है। ये जो है आपका सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म, शेयर्ड इंटरेस्ट अमॉन्ग पीपल, लाइक आपका हो गया रेस्टिंग इन मल्टीपल स्टेट, एथनिक रीजनलिज्म ऑन द नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सर्विंग एज एग्जाम्पल। वो भी जो है एक रीजन है, वो वहां पे बोलती है कि नॉर्थ ईस्ट के जो है ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप फिर वो टुकड़ों पे आप भी बांट रहे हैं। ठीक है, उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें हो रही हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो भी नहीं है कि सारे स्टेट जो है एक नॉर्थ ईस्ट बन के अकेले आके फिर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बट आप वो भी नहीं, आप एक अपने पॉइंट के लिए आइए, है ना? आप अपने पॉइंट के लिए आइए। ऐसे ही वो इसको बोलते हैं गुटबाजी, जो आप समझते हैं वर्ड। तो ये सब जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पर वही रीजनलिज्म क्या है, फैक्टर बिहाइंड रीजनलिज्म। तो आप ये सब देख सकते हैं, द्रविडियन मूवमेंट, तमिलनाडु सीम्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, है ना? ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से है। तो ये सेम चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम इमर्ज्ड इन दार्जिलिंग ड्यू टू फीलिंग ऑफ रीजनल अंडर डेवलपमेंट कंपेयर टू साउथ बंगाल। तो साउथ बंगाल के हिसाब से उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं था, तो उनको लगा कि भाई गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम होना चाहिए, कि हमें अलग करो यहाँ से, हम हमारा डेवलपमेंट करो। ओके, जैसे बिहार झारखंड में ये चीज हुई थी। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर आ रही थी, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसका निगेटिव ही है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कि स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, मतलब कि सेंटर से ज्यादा मतलब नीचे पावर को देना, ये हो गया, तो इससे फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर प्रमोट होगा। इनहेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि भाई हर लोकल रीजनल जो आवाज है उसको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी, भाई हर जगह के लोगों को एक ये फायदा मिलेगा। conflict resolution and integration, to provide a platform for expressing regional grievances and aspirations within the democratic framework। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर जो रिजोल्यूशन और इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, बट निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? थ्रेट टू नेशनल यूनिटी। अब एक्सट्रीम रीजनलिज्म फिर होगा कि वही सिसेशन मूवमेंट की अलग करो, ये करो, समझ रहे हैं? बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि जो रीजनल पॉलिटिक्स होगा वो मतलब देश को ना देखते हुए आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करेगा, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी रहे या कोई भी एक ऐसा काम रहे कि हम सिर्फ इनके लिए ही, है ना? जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम एक ये इनका ये है, पार्टी है, वो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम के ही बारे में ज्यादा बात करते रह जाते हैं। दलित पार्टी है, दलित 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 के ही बारे में ज्यादा बात करते रहे। तो ये सब भी जो चीजें हैं, अगर कोई तमिल से है, वो सिर्फ वो अपनी लैंग्वेज तेलुगु, वो उधर से है, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज है, उस बेस्ड पे अगर वो बने तो उसी पे, तो ये एक दिक्कत हो जाती है कि वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, वो डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते।
ओके, वो जो है डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स में रहती है। ये सब जो चीजें यहाँ पर रहती है। इसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, बहुत टुकड़ों में छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो पाएगी। प्रायोरिटाइजिंग ऑफ रीजनल ओवर नेशनल इंटरेस्ट, तो ये सब मेन आंसर राइटिंग के लिए है कि नहीं, कितना मस्त। तो बहुत प्यार से निगेटिव दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, ये होता क्या है इसके बारे में यहाँ पर अलग से समझा दिया, सारे एग्जांपल्स आ गए। तो ये इस तरीके से जो है आपको आंसर राइटिंग करनी रहती है। आई बात समझ में? ओके, चलिए। तो अब आगे देखेंगे एल्गोरिथम एम्प्लीफिकेशन एंड रेडिकलाइजेशन। अब ये क्या हुआ है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम कि वो एम्प्लीफाई करता है और क्या करता है, स्प्रेड करता है एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये कैसे कि मानिए आप जिस तरीके की चीजों को लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, ठीक है, आप कुछ भी करें तो सेम उसी से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको दिखाया जाता है इनके एल्गोरिथम के थ्रू। और आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत बार, और बहुत बार पता भी चल जाता है कि एल्गोरिथम के थ्रू ऐसा हो रहा है। अब जैसे मानिए यूट्यूब पे आपने यूपीएससी से कंटेंट को लेके रखा है, तो आपको यूपीएससी 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 बहुत सारे सजेशन आने लगेंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है। लेकिन अगर आप कहीं देखे रखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो हटाना है वो गलत है, तो सारे वैसे सजेशंस आपको सारे वीडियो और सब आने लगेंगे। सही है, तो वो जो है यहाँ पर उस तरीके की वीडियोस आने लगी। देखिए आपको यहाँ पे न्यूट्रल रह के करना है। ओके, यहाँ पे आपको न्यूट्रल रह के समझना है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ का चीज बताता हूँ, वक्फ बोर्ड का अलग से वीडियो है, लेकिन चलिए यहाँ पे ये आया है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड में ऐसा है कि मानिए कोई नीचे ये नहीं रहा कि जो परिवार है वहां पे आखिरी में उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, वो चली जाएगी। लेकिन इसमें जो अधिकारी है यानी सिर्फ वो मेल ही दिया, डिनोमिनेट किया गया है। मतलब एक परिवार है, इसमें अगर मानिए दो बेटियां हो गई, तो क्या वो अब वो प्रॉपर्टी फिर वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी? ये बात है, तो क्या बेटियों का हक नहीं है? तो अब जो इसमें जो नया बिल आया है, एक्ट आया, उसमें ये कहा गया कि नहीं, जब ये कोई उत्तराधिकारी ना रहे तो आप वक्फ बोर्ड में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बेटी भी अगर रहती है तो उनका भी राइट होगा, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो क्या ये गलत है? ये आपको खुद सोचना है ना? तो ये सब जो चेंजेस है, तो ये जो अच्छी चीजें हैं वो हमको यहाँ पे समझनी है चीजों। ठीक है, वो जो चीजों को समझना है। वक्फ बोर्ड क्या कहता था कि मान लीजिए हम सब भी करते हैं घर में, जैसे मानिए ये हमारी जमीन है, बड़ी सी जमीन है यहीं पे, और यहाँ पर जो है एक मंदिर बनाया हुआ है। अब मंदिर अगर बनाया हुआ है तो यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो क्या इससे ये जमीन किसी ट्रस्ट की हो जाएगी? जी नहीं, क्योंकि तो भाई मंदिर है, हमारी जमीन पे पूजा पाठ हम सबको करने दे। जैसे आर्य मंदिर देखिए, आर्य समाज मंदिर सब बने हुए होते हैं। तो ये जमीन जिनकी है वो नहीं की रहेगी। हाँ, अगर आप गिफ्ट कर दो, दे दो, वो बात अलग होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इनमें ये भी केस उठ गया कि यहाँ पर कोर्ट के पास गए। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो है कुछ युवा है, उन्होंने अपने लिए जो है वहां पे मस्जिदें और ये सब बना दिए, मदरसे वगैरह, कि चलो हमें अपना जो है रिलीजन को आगे बढ़ाना, प्रोपेगेट करना, वो बिल्कुल राइट है, फंडामेंटल राइट है। अब बाद में जब वो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि नहीं अब यहाँ पर कुछ और किया जाए, बनाया जाए, या ये प्रॉपर्टी हमारी सेल आउट कर दिया जाए, तो वहां पे मना कर दिया। ये क्या कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई, समझिए? क्योंकि अब कोर्ट को बस इतना था कि हाँ यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है, सारे पब्लिक लोग आ रहे हैं, अपना नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इतनी गलत बात है, तो इतनी गलत तरीके से हथियार लेना हो गया। मेरी आस्था है यहाँ पे ही करना, मैं चाहूंगा मैं डोनेट कर दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे ही क्लेम करना कि अगर हमने कुछ भी वैसी गतिविधि हो गई तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो क्या ये सही है? तो आपको सोचना है। ये जो चीजें हैं यहाँ पर ये रहती है। तो यहाँ पर जो सोचेगा कि अच्छी चीज है वहां पे ये आएगा, जो सोचेगा कि नहीं गलत है उनके लिए कुछ और ही बना के ले जाएगा। ठीक है, कि माइनॉरिटी के साथ गलत किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, काइंड ऑफ। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। ये सब ये पॉइंटर्स है, ठीक है, ये कहीं और से नहीं है, वहीं पे बिल पे जो पॉइंटर्स है वहीं से हम बात कर रहे हैं। तो ये जज आपको करना है कि क्या अच्छा है, क्या किसको बहुत ज्यादा ये कर दिया जाता है। तो एम्प्लीफिकेशन में कितना एम्प्लीफाई कर रहे हैं उस एल्गोरिथम के बेसिस पर, रेडिकलाइजेशन फिर बढ़ा देना, हिंदू मुस्लिम और ये सब कर देना। आप ही ये सोचने वाली बात है ना। मंदिर का इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि कल होके अगर मानिए कहीं पे बोला जा रहा है कि नहीं आपको पानी में ये विसर्जित नहीं करने हैं,
गणेश जी और या तो इको फ्रेंडली बनाना है, तो क्या हम इसको अगेंस्ट ले लेंगे कि क्या ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है, इससे हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा? वी शुड अप्रिशिएट, नहीं ठीक है, हम इको फ्रेंडली बनाएंगे, अब टब दीजिएगा हम टब में विसर्जित करेंगे, इससे हमारे आस्था पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज है, अदरवाइज आप और अलग तरीके से ले सकते हैं। क्रैकर्स अगर बैन की बात की जा रही है, अगर उस समय बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बाई चांस हो गया है उस एरिया, तो ठीक है, हम नहीं करेंगे, नॉर्मल पूजा करेंगे। लेकिन हाँ, तो ये जो चीजें हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि रिफॉर्म्स एक ही जगह हो रहे हो, बाकी जगह नहीं हो रहे हो। देखिए, जब आज के टाइम में पहले लकड़ी से जलाया जाता था, आज इलेक्ट्रिक शॉक से जो है अंतिम राइट्स कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो क्या इस पे कोई ये कहेगा कि नहीं हमारा ये खत्म किया जा रहा है? जी नहीं। तो आपको ये चीज समझनी है, ये इसको स्वीकार करना है और हंसते हुए कि हाँ, हमें भी और सुधार हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। कि कोई भी चीज है, ट्रिपल तलाक है, 3 शादियां गलत है, 3 शादियां गलत है। ओके। इसके बाद जो एक हलाला जैसी चीजें हैं गलत है। तो ये जो चीजें हैं जो गलत है उसको हटा देना है, बाकी फिर अच्छी चीजें रहेंगी। है ना? जो काफिर वर्ड है, ये सब गलत है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की भी नजरें सही नहीं थी, ये था ऐसा था। अब आप सोचिए, एक तरफ आप कहते हैं कि वो बहुत लोगों को देखा है कि आप कंपेयर भी नहीं करते कि हाँ, इसके अलावा कुछ सही है ही नहीं। अगर आप, लेकिन आप फिर भी देखिएगा ब्रह्मा जी के कितने मंदिर है पूरी दुनिया में। कुछ आपको हार्डली मिल, जबकि हर चौराहे पे मंदिर मिल जाते हैं। ये आपको हार्डली एक या दो मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज गलत है वो हम खुद मान रहे हैं गलत है, तभी वहां पे वो उस तरीके से उन्हें वो इज्जत नहीं मिल पाई जो शिव जी को, कृष्ण जी को इन्हें मिलती है। तो ये समझने वाली बात, ठीक है। अब ये सब वरना एजेंडा चल जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इसलिए आपको समझा दिया, ताकि आपको सब यहाँ पे क्लियर आ गया होगा। अब ये कंप्यूटराइज्ड रूल्स होते हैं, फेवर कैसे करना है, रैंक को, सिस्टम को, कौन का वीडियो आएगा नहीं आएगा एंड ऑल, ये सब एल्गोरिथम में है। आ गई बात समझ में? आपके लाइक शेयर कमेंट टाइमलाइन ये सबके हिसाब से। ओके। इसलिए अच्छी चीजें ही लाइक करें, एंड अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स ऑफ द डे, पढ़ने की चीजें, न्यूज़पेपर, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें की, गुड फूड हैबिट्स, तो ये सब चीजें जब आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे, ऐसी ही चीजें आपके आएंगी, हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। तो ये सब चीजों को ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो वो चीज जो है आपके लिए एक तो अच्छा करेगा, और जो टॉक्सिसिटी है वो सोशल मीडिया पे फैली हुई, उससे भी आपको बचाएगा। ठीक है। सबके अपने एल्गोरिथम्स जो होते हैं वहीं पे बात की जा रही है। अब चैलेंजेस इन कर्बिंग एल्गोरिथम रेडिकलाइजेशन, वो चैलेंज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप नहीं वहां पे उतना ज्यादा रोक सकते। ठीक है। तो उसी की यहाँ पर बात चल रही है, आई बात समझ? तो यही सब जो चीजें हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखेंगे हम हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर ये क्या है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर अंडरलाइन द डेंजर ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर टू इंडिया। ठीक है। अंडरलाइन द डेंजर ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर टू इंडिया, ये किसने कहा है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। हाईलाइटिंग द ग्रोइंग ओवरलैप या फिर ब्लरिंग लाइन बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इसके बीच में जो ये वॉरफेयर है यहाँ पे बात की जा रही है। emphasizing द हाइब्रिड वॉरफेयर कैन थ्रेटन क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे थ्रेटन कर सकता है। कैसे, क्या देखते हैं। यहां पे देखा जाए कि काइनेटिक वॉरफेयर टिपिकली मींस ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑपरेशंस एम्प्लॉइंग अ लार्ज रेंज ऑफ वेपन्स, ट्रूप्स, ये सब जब रहेंगे तो ये हो गया काइनेटिक वॉरफेयर। ठीक है। जैसे अब कारगिल की लड़ाई देखिए, देखिए नॉन काइनेटिक क्या है? इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट दैट एक्सटेंड टू बियॉन्ड द यूजुअल मिलिट्री टैक्टिक्स। साइबर अटैक देख लीजिए, आप पे साइबर अटैक कर दे, आपका इसरो डीआरडीओ की पूरी वेबसाइट हैक कर ले, आपसे इंपॉर्टेंट डेटा चुरा के ले जाए, कितना ये हो जाएगा। डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, कुछ गलत कैंपेन चला दे, साइकोलॉजिकली आप पे इम्पैक्ट करें। जो आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना जब यहाँ पे ट्रुफ में डोकलाम वगैरह में नेक टू नेक फाइट होने लग गई थी, तो वहां पे क्या ये सब निगेटिव आने लग गया था कि चाइना तो ऐसे ही क्रश कर देगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें, मतलब पहले ही अब हमारे देश के लोगों का मनोबल तोड़ दो। लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने बोला नहीं, जो होगा होगा, नहीं छोड़ो अब चाइना को, बहुत हो गया। ठीक है। तो ये एक तो आपकी नेगेटिविटी, एक तो पॉजिटिव होता नहीं, हम लड़ेंगे, हम किसी से पीछे नहीं है। तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ एक तो आपको साइकोलॉजिकली भी खुद से लड़ना होगा, फिर उसके बाद साथ देना। तो ये सब जो है काफी टैक्टिस होती है। इसी की बात चल रही है कि ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स एज वेल। ठीक है। टेररिज्म हो गया, एक्टिविज्म हो गया, साइबर वारफेयर अटैक हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ जो है यहाँ पर ये काफी आता है। डेफिनेशन की बात की जाए, हाइब्रिड वारफेयर ऑल्सो नोन एज असिमेट्रिक वारफेयर is a strategy that combines
कन्वेंशनल टैक्टिक्स तो रहेगी ही रहेगी, काइनेटिक वाला, अनकन्वेंशनल भी रहेगा, नॉन काइनेटिक, की ऑफन एम्प्लॉयड टू अचीव पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल गोल विदाउट रिस्टोरिंग टू फुल स्केल वॉर। एकदम वॉर पे नहीं जाना है, लेकिन अपना काम निकाल लेना है। समझ रहे हैं? तो ये है कि वॉर पे तो डायरेक्ट नुकसान भी हो जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे करना, वो आपको दिखेगा करते हुए चाइना काफी ज्यादा ये इस तरीके से कि आपका मेंटली भी हैरास कर रहा है कि भाई ये एरिया मेरा है, वो एरिया मेरा है, फिर पावर दिखा रहा है, फिर बाकी कंट्री के साथ कुछ कर रहा है, फिर कुछ साइबर अटैक्स कर रहा है, और तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर आपको मिलेगी। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे? मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये सब आप आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऑब्सक्यूरिटी रहती है, जल्दी पता ही नहीं चलता है, एम्बिग्यूटी, कि क्लियर नहीं है रिस्पॉन्स, कि अटैक करना है नहीं करना, सर सामने वाली कंट्री पे अटैक करना चाह रही है, क्या चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशन है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होता है, मैनिपुलेट करना मोरल एंड पीपल ओपिनियन, जैसे मैंने आपको कहा वहां पे डोकलाम वाले में, ये सब एग्जाम्पल देके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर सब इसके अंदर आती हैं। ओके, ये सब कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ना, आसान तरीके से आप कर सकते हो, उतना आपको कॉस्टिंग भी नहीं लगनी, या फिर आप बहुत ज्यादा टैंक वैंक वहां पे डाल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें खर्चा कर रहे हैं, नहीं। तो ये सब जो चीजों के थ्रू यहाँ पर ये हो सकता है, जैसे रशियन साइबर अटैक अगेंस्ट यूक्रेन है परसिस्टेड इवन सिंस रशियंस इलीगल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, उसके बाद किया। ओके, बट पहले आप ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एरिया ही अगर आप हथिया लो, वहां पे रडार लगा लो या कुछ भी करो, पूरा कंट्रोल कर लो सिस्टम को, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर काफी खतरनाक हो जाती है। तो यही बात है, ये काफी खतरा बन सकता है, तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है, सिक्योरिटी पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्रेट्स इंडिया पे भी है, पाकिस्तान हैज बीन अ मास्टर इन हाइब्रिड वॉरफेयर एंड इट्स सपोर्ट फॉर प्रॉक्सी वार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे भी करता है। फुल फ्लेश तो वॉर लड़ते नहीं है, हाइब्रिड इस तरीके से लड़ते हैं, उनको सपोर्ट देके, कभी कुछ और करके। एक्सटर्नल थ्रेट्स देखा जाए, चाइना ग्रे जोन स्ट्रेटेजी, कि भाई फाइट करता रहेगा अपना ग्लोबल एस्पिरेशन के लिए। इंटरनल इंसर्जेंस की बात की जाए तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म की बात की जाए इंडिया में, वो चैलेंज है। एथनिक, ये एथनिक जो है वहां पे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, वो एक चैलेंज है। हालांकि काफी इसमें जो है कंट्रोल हुआ है, अभी भी 50% के अराउंड कंट्रोल हो गया, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो। थ्रेट्स टू क्रिटिकल, इसमें मतलब 50%, तो आप इस पर रिपोर्ट देखिए, जाइए पढ़िए, क्या क्या नेक्स्ट स्लाइड में चेंज आया पिछले 10 साल में, 15 साल में, सब आपको समझ में आएगा। थ्रेट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर अटैक ऑन कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 2019। अब देखिए इस पे भी क्या हुआ है, साइबर अटैक हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होगा, तो कितना ज्यादा खतरनाक ये सब चीजें हो जाती है। ये चाइनीज मालवेयर अटैक हुआ मुंबई ग्रिड में, समझ रहे हैं बात को? तो ये सब जो चीजें, अब ग्रिड आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोक गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी रुक गया है, कुछ हो गया एक दिन के लिए भी पूरा, मानी तो देश कितना पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सब कुछ जो है यहाँ पर ये चीजें रहती है। ये अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, इंटीग्रेट करिए हाइब्रिड वॉरफेयर इनटू एडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी, ये सब एडेप्ट रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये सब चीज के लिए भी हमें रेडी रहना है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कोऑर्डिनेट करे, ग्रैंड प्लान बनाइए भी कैसे क्या करेंगे, सारे मिनिस्ट्री को मिलाइए एक साथ, और फिर एक प्रॉपर निकालिए कि ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल एंटोनियो ग्विटर्स, उन्होंने वार्न किया है, यूनाइटेड जो कि वहाँ के क्या है जनरल जो है, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो ग्यूटर्स, उन्होंने कहा है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिस आर्मेंट, कि भाई जेनेवा ये रिस्क पे है न्यूक्लियर वॉर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रशिया सस्पेंड द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इन्हें सस्पेंड कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी बैन ट्रीटी, ये सब ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर। तो ये सब चीज है कि आगे जाके कहीं बाकी कंट्री भी यूज कर सकती है। चाइना में रीच 1500 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉर हेड बाई 2035, ये भी अपना बढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा बताया गया है? पेंटागन रिपोर्ट। तो हर जगह ये चीज आपको देख, रशिया बढ़ रहा है, यूएस बढ़ा रहा है, चाइना बढ़ा रहा है, मेजर जो कंट्रीज है वो बढ़ा रही है, बाकी सभी कम करने से फर्क पड़ेगा भी क्या? एनपीटी की बात की जाती है कि भाई आपको वेपन्स और ये सबको प्रमोट नहीं करना है, डिसआर्मेंट करना है, बट जो मेन मेन कंट्रीज है वो वहां पे सिग्नेचर ही नहीं करके बैठी हुई है। ठीक है, क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, तो ये सारी ट्रीटी जो है वो प्रोहिबिट करती है। ओके, तो ये सब वर्क तो चल रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोई एज सच यहाँ पर फायदा दिख नहीं रहा है कि आगे जाके ये एक बहुत मेजर थ्रेट बनेगा। ओके, जो है ये बहुत मेजर थ्रेट बनेगा। आउटसाइड दिस एलिमेंट फ्रेमवर्क कि डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट इंडिया इजराइल पाकिस्तान, ये अभी भी आउटसाइड है एनपीटी से। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपसे पूछा था, अभी भी इन्होंने भी नहीं यहाँ पे साइन किया है। इनका बोलना है इंडिया हम कर देंगे, पाकिस्तान के पास है, वो हम पे अटैक करेगा, तो हम डिफेंस के लिए एक रखे तो अपने लिए, तो ये चीज है। इसराइल बोलता है हम तो ऐसे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि वो बस अटैक ही करते रहते, छोटे से देश को छोड़ते नहीं।
अब सोचिए, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, इतना बड़ा छोड़ दिया गया है शांति के लिए, बांग्लादेश अलग हो गया। एक छोटा सा टुकड़ा अगर किसी देश से अलग हो गया, क्या दिक्कत? शांति क्यों नहीं आ सकती? वहां पे अगर आपका कोई धार्मिक स्थल है, आप जाएं आए, वहां पे जो है आप एक टूरिस्ट स्पेस की तरह है कि नहीं? लेकिन ये वॉर भी जो है चलते जा रहा है। ओके, इंडिया का स्टैंड जो है आप देख सकते हैं। भाई पहले टेस्टिंग पे मना कर दिया गया, फिर भारत ने टेस्टिंग की, इसके बाद जो है आप जानते हैं कि हम पे बैन लगने जैसी नौबत हो गई। ओके, इसके बाद अब जो है फिर भी अपने एनपीटी साइन नहीं की, ट्रीटीज वगैरह, तो ये सब की यहाँ पर बात चल रही है। ओके, ठीक है। इसके बाद न्यूजन शॉट्स देखेंगे, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये जो है आपका फर्स्ट काइंड ऑफ नेवल जो है एंटी शिप मिसाइल है, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट किया गया है चांदीपुर से। ठीक है, डीआरडी और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली यहाँ पे ये किया है। ओके, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक है इसका, रियल टाइम टारगेट एडजस्टमेंट, मतलब कि जब जरूरत पड़ेगा तो चेंज कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक टारगेट पे बनाया वहीं पे जाएगा, तो रियल टाइम में जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। ये आपको यहाँ पर ये याद रखना है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ओके, एक्सरसाइज इन न्यूज, ये सब आप जो हर बार देखते ही हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसके लिए भी अलग से एक प्लेलिस्ट जो है बना दिया जाएगा आपका यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी जो है आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सारी एक्सरसाइज हम वहीं पे कवर करा देंगे, और हर मंथ आता ही है, हम हर मंथ उसे डिस्कस करते हैं। लेकिन वही है कि आपको यहाँ पर अब एक जगह ये कर देंगे, ताकि जो प्ले लिस्ट है वहीं पे सीधे लास्ट में प्ले लिस्ट दिखा दी, और आपको ये रहे कि आप कंप्लीट कर लो। तो ये आप बार बार जो है अपना वैसे चाहें तो देख सकते हैं। मुझे साइक्लोन 2025 है, इंडिया और इजिप्ट जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, साइक्लोन 2025। ठीक है, लोकेशन कहाँ रहेगी? राजस्थान, डिफेंस कोऑपरेशन रहेगा। ओके, तो इस तरीके से जो आप ये सब याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सब इंडिया से था यहाँ पर साइक्लोन 2025, तो याद रखें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ गलतियां हुई थी प्रीवियस मंथ जनवरी के इसमें, विजन आईएस के मैगजीन में, तो उन्होंने बोले सेवंथ लार्जेस्ट फिशिंग नेशन है, बट भारत जो एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग नेशन है, वो आई थिंक हमको करेक्ट करके वहीं पे तुरंत बता भी दिया गया था कि हम जो है सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री हो, तो मछली है हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, ये हमें जो है ये भी याद रखना है। इसके बाद जो है हम देखेंगे इन्वायरमेंट एंड अदर्स, तो भी पार्ट बाई पार्ट जा रहे हैं, लेकिन अगले मंथ से जो है ऐसे पार्ट बाई पार्ट जरूर जाएंगे, लेकिन तुरंत क्लब होके आया करेगा वीडियो। ठीक है, जैसे कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, कल एक वीडियो अपलोड हुआ, आज हम सिक्योरिटी का कर दे रहे हैं, कल तक इन्वायरमेंट का हो जाएगा, तो इस तरीके से अभी भी हम रैपिड वे में जा रहे हैं, ताकि वो हम आगे फॉलो कर सकें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।